श्री गुरुभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम 60 क्वेश्चन का स्वाध्याय कर चुके हैं जनवरी 2025 की जो हमारी परीक्षा हुई थी। अभी 61 से 70 क्वेश्चन का इस वीडियो में स्वाध्याय करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वास धोती से निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार किया जाता है। वास धोती, हमने देखा है कि घेरण संहिता में धोती का वर्णन आता है, उसमें वाससा बोला गया है। वाससा वस्त्र धोती का नाम है, ये यहाँ पर वास लिख दिया। ये वस्त्र धोती के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो वस्त्र धोती पहले अध्याय में 42 नंबर जो श्लोक है वहां पर वस्त्र धोती के लाभ का जिक्र हुआ है घेरण संहिता में। बताया गया गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठम कफ पित्तम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवितस्य दिने दिने। तो बताया गया है गुल्म वायु विकार यानी कि ज्वर यानी कि बुखार, प्लीहा स्प्लीन से संबंधित या स्प्लीन, कुष्ठ चर्म रोग और कफ और पित्त के रोग ये नष्ट होते हैं। आरोग्यता बढ़ती है, बल बढ़ता है और पुष्टि शक्ति आती है शरीर में और दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जाती है। ये वस्त्र धोती का लाभ बताया गया। आरोग्यता, बल और पुष्टि ये सकारात्मक वे में, और ये बीमारियों से संबंधित गुल्म ज्वर प्लीहा कुष्ठम कफ और पित्त संबंधी विकार ये नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर गुल्म आ गया, देखिए गुल्म है तो गुल्म आ गया, ये भी है, ज्वर भी आ गया, प्लीहा रोग भी आ गया, कुष्ठ भी आ गया। कोष्ठकाठिन्य की यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है। तो ए, बी, सी और ई, डी हमारा इसमें से नहीं होगा क्योंकि कोष्ठकाठिन्य का मतलब होता है कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है। इसका कोई कॉन्स्टिपेशन में लाभ भी नहीं होता, खास तौर पर देखें तो डायरेक्टली। तो ए, बी, सी और ई, पहला नंबर ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, योगराज उपनिषद के अनुसार चक्रों को अनुक्रम में कीजिए। सीक्वेंस लगानी है। योगराज उपनिषद में जो चक्र बताए गए हैं, कितने चक्र हैं? 9 चक्र बताए गए, उनका सीक्वेंस से पहले लिख लेते हैं ताकि हम उत्तर आराम से लगा पाए। पहले है ब्रह्म चक्र जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं। दूसरा है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान। इसके बाद नाभि, नाभि के बाद अनाहत, कंठ, तालुका, तालुका के बाद भ्रू, ब्रह्मरंध्र जिसको निर्वाण चक्र भी कहते हैं, और आकाश चक्र जिसको व्योम चक्र भी कहते हैं। निर्वाण चक्र यहां पर लिख देते हैं इसको। तो ये हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और 9, ये 9 चक्रों का आपका सीक्वेंस है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि भाई पहले तो है ब्रह्मरंध्र, तो ब्रह्मरंध्र पे पहले लगा लीजिए। ब्रह्मरंध्र को नंबर दिया ए, व्योम चक्र बी, तालुका सी, कंठ डी और भ्रू चक्र ई। तब सीक्वेंस लगा दे, डी सी ई ए बी, डी सी ई ए बी, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ सीक्वेंस है ना, तो हमने लिखने के लिए लिख दिया ताकि शुरुआत नीचे से ही होगी। ब्रह्मचक्र, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, कंठ, तालुका, भ्रू, ब्रह्मरंध्र, ताकि आराम से आप लगा पाए। तो डी सी ई ए बी, आराम से इसका उत्तर निकल जाएगा। तो अगली बार हो सकता है इसमें पीठ पूछ ले कि कामरूप पीठ कहां पर है, उद्रियाण पीठ कहां पर है। तो ब्रह्मचक्र में है कामरूप पीठ और स्वादिष्ठान में है उद्रियाण पीठ, और पीठ जालंधर पीठ है हमारी ब्रह्मरंध्र में, जालंधर। और
आकाश चक्र में पूर्णगिरि पीठ यहाँ पर विद्यमान है। पूर्णगिरि पीठ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस चक्र में क्या विशेषता है वो भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो भी याद रखें, इनका सीक्वेंस याद रखें, और कौन सी पीठ कहां पर विद्यमान है वो भी याद रखें। तालुका चक्र को 10वें द्वार का मार्ग बोला जाता है। 10वां द्वार का मार्ग, द्वार का मार्ग। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथों के साथ परिभाषाओं का मिलान करना है। तो यहाँ ग्रंथ के नाम दिए गए हैं एक तरफ सूची 1 में, सूची 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। योग की परिभाषाएं हैं ये, तो देख लेंगे हम। कठोपनिषद में क्या परिभाषा दी गई है? इंद्रियों की स्थिर धारणा, स्थिर इंद्रियाणाम धारणाम। तो भगवत कठोपनिषद में तो इंद्रियों की स्थिर धारणा की चर्चा हुई है, पहले तो वो मिला दे। फिर है भगवत गीता। भगवत गीता में शिव शक्ति का कहीं वर्णन नहीं है। मन के प्रशमन का उपाय ये भी नहीं कहा गया, उसमें ही योग है। और दुखों के संयोग का वियोग, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम, ये वहां पर चर्चा जरूर आई है 6वें अध्याय में। तो भगवत गीता को 4th नंबर ऑप्शन से कनेक्ट कर दे। महोपनिषद में ये परिभाषा आई है, मन है परसमनम उपाय, है ना? योग है मन है परसमनम, योग जो है मन का प्रशमन है, उसका उपाय योग है। ये कई बार आ चुकी है डेफिनेशन महोपनिषद वाली, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। शिव संहिता ये भी आ चुकी है, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का 2 और डी का 1, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन इसमें से हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सेट क्रिया के सबसे विशिष्ट लाभ चुनिए। सेलेक्ट द मोस्ट स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ सेट क्रियाज। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल ओवर स्टैटिक रिफ्लेक्स, control over different reflexes, increase the adaptability of tissues formation, reduce the adaptability of tissue formation, establish psychosomatic balance। अब इसमें जो विद्यार्थी ज्यादा साइंस के बैकग्राउंड वाले नहीं हैं, तो वो तो डायरेक्ट एक चीज देखें इसमें से कि सेट क्रिया कोई ना कोई फायदा ही करेगी, नुकसान तो नहीं करेगी। तो यहाँ पर तो कंट्रोल की बात आ गई, इसको छोड़िए चलिए। इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी ऑफ टिश्यूज फॉर्मेशन, और नीचे दिया गया है रिड्यूस उत्तकों के निर्माण की अनुकूलन क्षमता को कम करना। क्या कोई भी सेट क्रिया ऐसा करेगी? वो अनुकूलन क्षमता को बढ़ा तो सकती है, कम नहीं कर सकती है। तो डी को तो हटा देंगे। तो जो साइंस बैकग्राउंड वाले नहीं है वो तो एलिमिनेट करके डायरेक्ट उत्तर उसका मिल जाएगा। उत्तर अगर नहीं आएगा, कम से कम 2-3 ऑप्शन कम हो जाएंगे, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन तो कम हो जाएंगे। और फिर ऑप्शन कम होने के बाद थोड़ा चुनना आसान हो जाता है। वैसे इसी से उत्तर निकल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी को हटा दीजिए, जहां भी डी है ए बी डी हटा दीजिए, डी हटा दीजिए, डी हटा दीजिए, तो उत्तर तो हमारा निकल आया। 64 का हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन ठीक है, बी सी और ई, यानी कि कंट्रोल ओवर डिफरेंट रिफ्लेक्सेस और इंक्रीज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन और स्टेब्लिश साइकोसोमेटिक बैलेंस। ये रिफ्लेक्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक प्रकार के ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी स्टिमुलस के प्रति। जैसे आपका पैर कहीं रखा जाए, वहां पर गर्म है, या आपके हाथ से कोई गर्म चीज लग जाए, तुरंत आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। ये क्या है? ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के प्रति इनवॉलंटरी जो रिस्पॉन्स होता है ऑटोमेटिकली, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। तो एक स्टैटिक रिफ्लेक्स और एक डिफरेंट रिफ्लेक्स। डिफरेंट रिफ्लेक्सिस में जो भी अदर रिफ्लेक्सिस होते हैं जो इनवॉलंटरी है हमारे, उनको ये कंट्रोल करने का कार्य सेट क्रियाओं के माध्यम से होता है। और इंक्रीज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाएगा। साइकोसोमेटिक बैलेंस तो बनाता ही है, मन और शरीर के बीच में संतुलन स्थापित करना तो इसका कार्य होता ही है। तो सेट क्रियाओं में हमारा बी सी और ई उत्तर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषो अयमेव स यो अयमात्मेद अमृतमिदम ब्रह्मेद सर्वम, उक्त का सही संदर्भ है। तो यहाँ पर यह मंत्र दे दिया गया,
और नीचे ऑप्शन भी सारे बृहद अगर आरण्यक उपनिषद वाले ही हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो मंत्र ऊपर दिया गया है ये बृहद आरण्यक उपनिषद से ही होगा। तो बृहद आरण्यक उपनिषद का दूसरे अध्याय का 5वां ब्राह्मण और उसका दूसरा मंत्र जो है वो इमा आपह सर्वेशम, यहां से वो शुरू होता है। लेकिन एग्जामिनर ने लास्ट वाला हिस्सा दे दिया बस इसमें, पुरुषम अयमेव स योम आत्मेद अमृतमिदम ब्रह्मेद सर्वम। तो ये 2 5 2 यानी कि चौथा नंबर ही तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस मंत्र में क्या कहा गया है, ये मंत्र बताता है कि जो जल है ना, जल सभी प्राणियों का मधु है, सभी प्राणियों का मधु यानी कि शहद मधु है। और सारे प्राणी, सभी प्राणी जल के लिए मधु तुल्य हैं। जल सभी प्राणियों का मधु है और प्राणी जल के लिए मधु है। तो जल में जो स्थित है तेजो में अमृत स्वरूप पुरुष, जल में तेजो में अमृत स्वरूप पुरुष यानी कि आत्मा विद्यमान है, ये बताया गया। और वही सर्वव्यापी परमात्मा है, कह रहे हैं पुरुषम, पुरुष वो जो पुरुष है जो जल में अमृत स्वरूप रूप में विद्यमान है, वो पुरुष ही अयमेव स यो आत्मेद अमृतमिदम, वो अमृत स्वरूप परमात्मा ही सर्वव्यापी परमात्मा है, वही अविनाशी ब्रह्म है, अमृत इदम ब्रह्मेद सर्वम। और यहां जो कुछ भी है, इदम सर्वम, यहां जो कुछ भी है वो सब भी ब्रह्म ही है और परमात्मा ही है। ये बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का ये दूसरा मंत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधो भ्रमते यद्वत् घटी यत्रम गवाम वसात तद्वत् क्रम वसात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। यानी कि जैसे बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, बैल के गले में जो बांध देते हैं घंटी, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। वैसे ही प्राणी भी तद्वत, उसी प्रकार, तद्वत उसी अनुसार, कर्म वसात, संधि हो गई यहां पर, कर्म वसात कर्म के वशीभूत जीव यानी कि प्राणी, भ्रमते जन्म मृत्यु भी, जन्म और मृत्यु के चक्कर में वो भी भ्रमण करता रहता है। जैसे घंटी यंत्र के घट जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसे ही कर्म के वश में होकर के एक जीव भी, प्राणी भी संसार चक्र में घूमता रहता है, कभी जन्म कभी मृत्यु, कभी जन्म कभी मृत्यु। तो ये चर्चा कहां पर आई है, अब जिन विद्यार्थियों ने पूरी गहराई से पढ़ा है, हर एक चीज को समझा है, देखा है, भूमिका भी सुनी है, केवल कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, उनको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। और जो केवल तुरंत ही विषय वस्तु को छोड़ करके केवल मेन टेक्स्ट पे चले जाते हैं तुरंत ही कि मेन कंटेंट देखो कहाँ है, वो ये भ्रमित हो जाएंगे कौन से ग्रंथ का, उनको समझ में नहीं आएगा। घेरण संहिता में 7 अध्याय दिए गए हैं और घेरण संहिता के पहले अध्याय का नाम है षटकर्म प्रकरण। षटकर्म प्रकरण से पहले राजा चंड कपाली और महर्षि घेरण के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद में से एक क्वेश्चन बना है। 7वां श्लोक, 7वां श्लोक किसी अध्याय का नहीं है, ये अध्याय से पहले भूमिका जो बनाई गई है शास्त्र को शुरू करने से पहले, उस भूमिका में से ये प्रश्न बना है। और उसी में से एक बार और बना था, नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात परम बलम नास्ति ज्ञानात परम बंधु अहंकारोत परो रिपु, कि माया उससे बढ़कर के कोई पाप नहीं दुनिया में, योग के समान कोई शक्ति नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। यहां से भी क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये जो है हमारा घेरण संहिता, इसका सही उत्तर होगा।
68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दंत धोती में दांत की जड़ को किसके चूर्ण से मलना चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि भाई क्वेश्चन जो है गेरंड संहिता से बना है, क्योंकि वहीं पर ये चर्चा हुई है। गेरंड संहिता से क्वेश्चन बना है। वहां पर धोती के बारे में बताया गया है कि अंतर धोती, दंतर धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम, 4 प्रकार की धोती बताई गई ना। तो उनको नोट कर लेते पहले। अंतर धोती यानी कि अंतः धोती, दंतर धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अंतर धोती में भी 4 प्रकार बता दिए, है ना। वातसार, वातसार, वारिसार, वहनीसार और बहिष्कृत। इस तरीके से बता दिया। अब दंतर धोती में क्या बता दिया। दंतर धोती में दंत मूल, जिसकी यहां पर पूछ रहे हैं, दंत मूल यानी कि दांत की जड़। दंतर धोती में दांत की जड़ को किसके चूर्ण से मलना चाहिए, दंतर धोती के अंदर से क्वेश्चन पूछा है ये। फिर उसके बाद आता है जीवा मूल, जीवा मूल के बाद कर्णरंध्र, दोनों कर्णरंध्र हो गए इसमें, बायां और दायां, और कपाल रंध्र। तो दंत धोती 5 प्रकार की हो गई। दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र 1 2 यानी कि दायां कान और बायां कान, और कपाल रंध्र। तो 5 प्रकार की हो गई। तो हृदय धोती बताई गई है। हृदय धोती 3 प्रकार की होती है। दंड धोती, वमन धोती और वाससा धोती। ये भी क्वेश्चन बना है, वाससा धोती से भी क्वेश्चन बना है। और मूल शोधन तो एक ही प्रकार का है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि भाई दंतर धोती में दांत की जड़ को किसके चूर्ण से मलना है। तो पहले अध्याय में 26 नंबर जो श्लोक है हमारा, उसमें बताया गया है, खदिरेण रसेनाथ शुद्ध मृतिकाया तथा, यानी कि खदिर के रस, खदिरेण रस, खदिर के रस की बात हुई थी वहां पर। लेकिन यहाँ पर खदीर का पौधा दे दिया, कोई बात नहीं, वो भी एक ही बात है ना। पौधे से तो रस बनेगा। तो खदीर का पौधा इसका सही उत्तर होगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक चीज और बताई है। वो क्या है, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध मृतिका, मृतिका बोलते हैं मिट्टी को, यानी कि मिट्टी। शुद्ध मिट्टी ले लो या खदीर के रस ले लो, मलते जाना है, मलते जाना है, उसको रगड़ना चाहिए तब तक कि मैल ना छूट जाए। और कब करने के लिए बोला है इसको, प्रतिदिन प्रातःकाल, प्रातःकाल को दांत साफ करने चाहिए, दंत मूल धोती करनी चाहिए, ऐसा बताया गया। और ये प्रमुख क्रम बताया गया है। दंत मूलम धावनात् कार्येषु योगी नाम मतम, ये परम कर्तव्य है योगियों की नजरों में, इसको प्रमुख कर्म की श्रेणी में रखा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य नमस्कार के संदर्भ में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ मंत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थितियां दी गई हैं, और स्थितियों का संख्या दी गई है, उनका आसन का नाम नहीं दिया है। ठीक है। तो हमें पता है कि सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां हैं, और उन 12 स्थितियों में हर एक स्थिति के साथ, हर एक चरण के साथ एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो 12 स्थितियों को, 12 आसनों को एक बार देख लेते हैं, उनका सीक्वेंस और उनका मंत्रों का वर्णन। तो पहले ही हमारी प्रणाम आसन, मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय, मरीचये, आदित्याय, सवित्रे, अर्काय और भास्कराय। तो भास्कराय दिया गया है यहाँ पर, ये रहा। भास्कराय में कौन सा संख्या है, 12 नंबर। तो भास्कराय पहले 12 नंबर से कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आता है आपका अर्काय नमः, आया है क्या, ये रहा अर्काय नमः। अर्काय नमः 11वीं स्थिति से, इसको जोड़ दीजिए पहले। फिर उसके बाद आता है मरीचये नमः, 8वीं स्थिति। तो मरीचये नमः को 8वीं स्थिति से जोड़ दीजिए। और फिर खगाय नमः, ये रहा 5वीं स्थिति। तो खगाय नमः को 5वीं स्थिति से हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो एक का 3 हो गया और बी का 1 हो गया। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा।
सी का 4 और डी का 2। अभी जैसे इसमें ये मंत्रों का सीक्वेंस इसने इनका मिलान के रूप में पूछ लिया। कई बार श्वासों का क्रम पूछ लेता है और कई बार वो चक्रों का भी वर्णन पूछ लेता है कि भुजंग आसन का कौन से चक्र से संबंधित है, उसमें एकाग्रता कौन से चक्र पर लगानी होती है। श्वास का सीक्वेंस पूछ लेता है कि श्वास लेना है कि छोड़ना है, तो भी आपको पता होना चाहिए। जब भी बॉडी का कोई भी हिस्सा हमारा जमीन से ऊपर की ओर उठता है, तो मैक्सिमम 75 to 80% चांसेस हैं कि उस पोज में या उस आसन में या उस स्थिति में हमें श्वास को लेना होता है ना। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में हम कोई कार्य कर रहे होते हैं या मूवमेंट कर रहे होते हैं, ऊपर उठ रहे होते हैं, तो हमें श्वास लेना होता है। और अगर हम जमीन के नजदीक जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के नजदीक जा रहे हैं, तो हमें श्वास को छोड़ना होता है। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उसी तरह से स्थितियों को जांचना है। लेकिन एक स्थिति है अष्टांग नमस्कार, इसमें होल्ड करना होता है। बाकी सब में श्वास लेना है या छोड़ना है, इसमें होल्ड करना है। और एक है प्राणायाम आसन, जो शुरुआत वाला प्राणायाम आसन है, पहली स्थिति वाला, अंतिम स्थिति वाला जो प्राणायाम आसन है, उसमें तो श्वास छोड़ना ही है। लेकिन पहली स्थिति वाला जो प्राणायाम आसन है, वो कई जगह पर श्वास छोड़ने का वर्णन है उसमें, और कई जगह पर सामान्य श्वास का भी वर्णन आता है। तो जैसा भी क्वेश्चन बना हो उसी अनुसार उसका उत्तर लगाना है। तो इस क्वेश्चन का तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन ठीक होगा, और बाकी इससे संबंधित जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप इस चार्ट को याद कर लेंगे तो आराम से लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की मौलिक विधियां, यानी कि मौलिक विधियां यानी कि फंडामेंटल टीचिंग मेथड, फंडामेंटल यानी कि बुनियादी, कि ज्ञान को, नॉलेज को एक विद्यार्थी तक पहुंचाना है। और कैसे पहुंचाना है? प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है। तो उसके लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं मौलिक विधियां। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक में इन मौलिक विधियों का, फंडामेंटल टीचिंग मेथड्स का वर्णन किया गया है। तो उसमें से क्या आता है? 5 में से हमें चुनना है 3 को। 2 इनकरेक्ट है, 3 करेक्ट है। दिशा उत्तरदायी विधि बिल्कुल सही है, ये मौलिक विधि है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड, व्यक्तिगत दिशा विधि, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड, ये भी सही है। वातावरण जो है मौलिक विधि के अंतर्गत नहीं आता। वातावरण भी हमें बहुत सिखाता है, लेकिन वातावरण को बुनियादी विधि हम नहीं मान सकते कि कोई भी विद्यार्थी शुरुआत से वातावरण से नहीं सीख सकता। ये मौलिक विधि नहीं है ना। बाद में वो सीख सकता है, लेकिन मौलिक विधि नहीं कही जा सकती कि डायरेक्ट स्टूडेंट, विद्यार्थी वातावरण से सीखने लग जाए। वातावरण से सीखने लायक उसको बनाया जाता है पहले। तो मौलिक विधि नहीं है ये, थोड़ी एडवांस मेथड हो सकता है, ये मौलिक नहीं है। प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, ये बिल्कुल सही है। एक सुधार विधि, जिसको रेमेडियल मेथड भी कह देते हैं या इंप्रूवमेंट मेथड भी कह देते हैं, ये भी कोई मौलिक विधि इसको नहीं मान सकते हम। मौलिक विधि तो वो होती है जिसमें सही तरीके से ज्ञान दिया जाए। इसमें तो कोई गलती हो जाए, उसमें बाद में सुधार करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वो सुधार विधि होती है। मौलिक विधि नहीं कर सकते, इसको मौलिक स्वीकार नहीं कर सकते कि हर बार एक विद्यार्थी को पहले गलतियां करवाई जाए फिर सिखाया जाए, पहले गलती कराया जाए उसको फिर सिखाया जाए। ये बुनियादी तरीका नहीं हो सकता। ये तो जब गलती हो जाए तो उसके बाद सिखाना तो होता है, वो एक एडवांस स्टेज में जरूर आ जाती है, लेकिन मौलिक विधि या बुनियादी विधि या आरंभिक विधि, प्रारंभिक विधि नहीं माना जा सकता। तो वातावरण और सुधार विधि को एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी 3 को हम इंक्लूड करेंगे, यानी कि ए, बी और डी हमारा उत्तर इसका सही होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमारे 70 क्वेश्चन